फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हर्ट्जबर्ग, जिनके बारे में भी अपन ने बात करी. एंड उन्होंने क्या कहा था कि जॉब एनरिचमेंट simply means adding a few more motivators to a job to make it more rewarding. अपने अभी हर्ट्जबर्ग की थ्योरी देखी थी ना, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स. तो उनका कहना था कि उनने जो मोटिवेटर्स फैक्टर्स बताए थे, मोटिवेटर्स को जब हम जॉब्स में ऐड कर देते हैं तो जॉब्स एनरिच हो जाती हैं. सो इट सिंपली मीन्स एडिंग फ्यू मोर मोटिवेटर्स टू अ जॉब टू मेक इट मोर रिवॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, जॉब एनरिचमेंट में इन फैक्टर्स को ऐड करके जॉब्स को हम एनरिच कैसे करेंगे, जब हम एक जॉब होल्डर को ज्यादा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग पावर्स दें, है ना. वही उनके क्या हो जाएंगे, आपके मोटिवेटर्स हो जाएंगे, राइट. तो टू बी स्पेसिफिक, अ जॉब इज एनरिच्ड व्हेन द नेचर ऑफ द जॉब इज एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव. And it also gives the job holder more decision making, planning and controlling powers. तभी जाके वो जॉब एनरिच जॉब होती है, जहां पे आप काम को एक्साइटिंग बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, क्रिएटिव बनाओ और उसे थोड़ी कंट्रोलिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पावर्स भी दो. तब जाके वो जॉब एनरिचमेंट होता है, राइट. नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. टास्क 1 जो हमारा है दैट इज डूइंग, है ना, जिसमें कि जो कि हमने पहले देखा था कि ड्रिल होल्स, असेंबल पार्ट्स एंड टेस्ट कंपोनेंट. तो ये तो था डूइंग वाला पार्ट. तो ये टास्क 1 एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर ही रहा है. उसके साथ हमने क्या किया, कैसे हम एनरिच करेंगे उसकी जॉब को. एनलार्जमेंट हो गया. उसके बाद हम एनरिच कैसे करेंगे कि हमने उसे ये कंट्रोलिंग पावर दी कि वो जो ये मटेरियल यूज हो रहा है उसके डूइंग वाले पार्ट में, उसको वो अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकता है और साथ ही साथ में वो अपने वर्कलोड को प्लान कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके पास कंट्रोलिंग पावर आ गई कि भाई ये मटेरियल वो कहाँ से ले, कहाँ से खरीदे और कैसे अपने काम को करे कि उसका काम विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पे वो अपने वर्क फ्लो को अपने हिसाब से पेस अप कर सकता है, राइट. तो ये इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज हाउ वी एनरिच द जॉब ऑफ अ पर्सन. ठीक है, अपन ऑटो मैकेनिक की बात कर रहे थे, वही यहाँ पे कंटिन्यूड है, उसी एग्जाम्पल से हमने इसको समझा. ऐसे अपन ने पहले भी एक एग्जाम्पल की बात की थी जहां पे ड्रेस में बटन और वो कांच लगाने का काम एक एम्प्लॉय कर रहा था. तो हमने उस केस में भी क्या किया, उसे कंट्रोलिंग पावर दे दी कि वो जो बटन्स और वो जो कांच है वो अपने पसंद से पसंद करके ला सकता है और वो ड्रेसेस में अपने हिसाब के डिजाइन से उसे अरेंज कर सकता है. पहले तो स्पेसिफिक है कि भाई ये डिजाइन है, यहाँ यहाँ आपको कांच लगाना है, लेकिन हमने उसे फ्रीडम दिया कि वो कांच के डिजाइन वो अपने मन से पूरे क्लॉथ पे बना सकता है. इट कैन बी इन दी फ्लावर फॉर्मेट, इट कैन बी एनी फॉर्मेट, व्हाटएवर द पर्सन लाइक्स. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आउटकम अच्छा होना चाहिए, पूरा ड्रेस बन के अच्छा और सुंदर दिखना चाहिए, कस्टमर को पसंद आना चाहिए. तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम जॉब्स को एनरिच करते हैं, राइट. तो ये एक तरीका है. तो हमेशा याद रखना, सिंपल तरीका, जब भी हम एनरिचमेंट की बात करते हैं तो हम मोटिवेटर्स को यहाँ पे एड ऑन कर देते हैं, है ना. हमेशा इस चीज को याद रखना, जहाँ पे आप उसे थोड़ा सा पावर दे देते हो और एक्स्ट्रा. इट कैन बी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट के केस में हम ये पावर्स नहीं देते, राइट. वहां पे हम सिर्फ कुछ टास्क को एड अप कर देते हैं. So according to Hertzberg, an enriched job has 8 characteristics. Now we're going to understand these 8 characteristics in detail. इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट फीडबैक. एक एम्प्लॉय को जो वो रिजल्ट्स अचीव कर रहा है उसके बारे में फीडबैक मिलना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो सही है या नहीं, और गलत है तो उसे वो कैसे सुधार करे उसमें. अब ये जो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस होता है, दिस कैन बी बिल्ट इनटू दी जॉब. या तो ये जॉब में बिल्ट इन हो या इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय अ सुपरवाइजर. अब जॉब में बिल्ट इन कैसे हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेल चेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे इंडिकेट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द एरर्स. तो फटाक से पता चल जाता है. ऐसे ही आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन अपन काम करते हैं, उसमें भी आपको कई बार अगर आप सही नहीं कर रहे होते तो पॉपअप आ जाता है. तो इससे क्या हमको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है ना. या फिर आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपके सीनियर बॉसेस हैं, वो भी आपको फीडबैक आपके काम से रिलेटेड दे सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू रेक्टिफाई योर एरर्स एंड मिस्टेक्स. सो ये था पहला पॉइंट, डायरेक्ट फीडबैक. सेकंड है क्लाइंट रिलेशनशिप. अब क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है. सो एन एम्प्लॉय हु सर्व्स अ क्लाइंट और कस्टमर डायरेक्टली हैज एन एनरिच्ड जॉब. Now the client can be outside the firm
और इनसाइड। क्लाइंट जो है वो आउटसाइड द फर्म का भी हो सकता है। कौन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक डीलिंग विद अ कार ओनर, है ना, तो कार ओनर जो है वो आउटसाइड द फर्म वाला हो गया। और इनसाइड द फर्म में कौन रहेंगे क्लाइंट्स? जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जीक्यूट कर रहा है एक जॉब को एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, तो हम लोग के इंटर डिपार्टमेंटल काम पड़ते हैं ना एक दूसरे से, तो वो क्या हो गया? हमारे इंटरनल क्लाइंट्स। तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा विद आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लाइंट्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज न्यू लर्निंग। An enriched job allows its incumbent to feel that he is growing intellectually. जो हमारा एम्प्लॉय है उसे ये लगना चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअली अपने वर्क प्लेस पे ग्रो कर रहा है, कुछ इंटेलेक्चुअली एड ऑन हो रहा है उसमें, है ना, वो कुछ ना कुछ नया हर दिन सीख रहा है, तभी वो जॉब एक एनरिच जॉब कहलाती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे एक असिस्टेंट है, उसको ये काम बताया गया कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे बोर्ड पे स्टिक कर दीजिएगा, है ना, ऐसा बोला जो भी सीईओ है उन्होंने। सो अब वो जो असिस्टेंट है वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्लिप करने के लिए क्या करेगी? शी विल गोइंग टू रीड द एंटायर न्यूज़पेपर थरोली, तभी जाके वो इंपॉर्टेंट न्यूज निकाल पाएगी ना। तो इससे क्या होगा? उसका भी नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड, है ना, इसके बारे में उसको भी पता चल रहा है। सो यहाँ पे ही और शी इज हैविंग अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन अ डेली बेसिस, है ना। ऐसी हमारी वर्क प्लेस पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नई नई सीखते रहते हैं। दैट मीन्स दैट जॉब इज एन एनरिच्ड जॉब। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूलिंग ओन वर्क। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। फ्रीडम टू शेड्यूल वंस ओन वर्क contributes to enrichment. Deciding when to tackle which assignment is an example of self-scheduling. जब आपको ये आजादी दी जाए कि आपको कौन सा असाइनमेंट कब हैंडल करना है, कौन सा काम कब करना है, वो आप अपने खुद से डिसाइड कर पाओ, दिस इज नोन एज सेल्फ शेड्यूलिंग। आपको इतना पावर, इतना कंट्रोल दिया जाता है, इतना फ्रीडम दिया जाता है। So employees who perform creative work have more opportunity to schedule their assignments than those who perform routine jobs. So obviously जो लोग creative job में involved रहते हैं उनके पास ये scheduling own work वाला option ज्यादा available रहता है as compared to those who have routine jobs, जिनका routine का एक जैसा काम होता है, उनके पास ये scheduling own work बहुत लिमिटेड स्कोप रहता है, क्योंकि जो काम डेली करना है और जिस टाइम पे करना है वो तो करना ही है, उसमें आप अपने मन से कुछ शेड्यूल नहीं कर सकते, बट क्रिएटिव जॉब्स में ये पॉसिबल है। Now, next point is unique experience. An enriched job has some unique qualities or features, such as a quality controller visiting a supplier. So, एक unique experience क्या हो जाएगा? एक enriched job में कुछ unique features होते हैं। जैसे यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, एक quality controller visit कर रहा है supplier को, है ना? तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक नया experience होगा, चीजों को जानने का, चीजों को समझने का, right? So that job is an enriched job. Now, next point is control over resources. One approach to job enrichment is for each employee to have control over his or her resources and expenses. For example, he or she must have the authority to order supplies necessary for completing his job. Right? Control over the resources, जो resources उसे काम करने के लिए चाहिए, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसे काम करने के लिए कोई चीज चाहिए तो वो उसे मिल जाए, है ना, वो उसे ऑर्डर करके इजीली मंगवा सके, राइट? तो वो जॉब एक एनरिच जॉब कहलाती है। बिकॉज कई बार क्या होता है, एक दूसरे पे जब निर्भरता बहुत ज्यादा रहती है तो काम रुक जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपको काम करने के लिए चाहिए उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल है। तो जब तक वहां से अप्रूवल नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहां भी क्या होती है, वो जॉब एनरिच्ड जॉब नहीं रह जाती। ठीक है। Next point is direct communication authority. An enriched job allows the worker to communicate directly with people who use his or her output, such as a quality assurance manager handling a customer's complaint about quality. जहां पे आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, किससे? कि आप जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, उनसे। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर जो है वो डायरेक्टली कस्टमर की कंप्लेंट को डील कर रहा है रिलेटेड विथ क्वालिटी, राइट? तो वो एक जॉब एनरिच्ड जॉब कहलाती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर से फीडबैक मिल जाएगा एंड यू कैन रेक्टिफाई। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। एन एनरिच्ड जॉब holds the incumbent responsible for the results. He or she receives praise for good work and blame for poor work. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी होगी। अगर अच्छा काम है तो यू विल बी अवॉर्डेड एंड प्रेज्ड, और अगर खराब काम हुआ है तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही उसके लिए अकाउंटेबल हो। तो किसी भी जॉब में ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो ये थे उनके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स
जो कि एक एनरिच जॉब में होने चाहिए। कौन कौन से हमने पढ़े? हमने पढ़ा डायरेक्ट फीडबैक, फीडबैक दिया जाना चाहिए एम्प्लॉय को। सेकंड पढ़ा क्लाइंट रिलेशनशिप, हेल्दी क्लाइंट रिलेशनशिप होना चाहिए विद दी क्लाइंट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द ऑर्गेनाइज, मतलब जो इंटरनल क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी और जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। देन कम्स न्यू लर्निंग, कुछ ना कुछ डेली आप अपनी जॉब पे नया सीखी, देन दैट जॉब इज एन एनरिच जॉब। फिर हमने देखा शेड्यूलिंग ऑफ ओन वर्क, आप अपने काम को अपने हिसाब से शेड्यूल अप कर सके, अपने हिसाब से पेस अप कर सके, राइट। फिर यूनिक एक्सपीरियंस, कुछ नए अनुभव आपको मिले अपनी जॉब पे। कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए उनके ऊपर आपका कंट्रोल हो। देन कम्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन अथॉरिटी, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें उन लोगों से जिनके लिए आप गुड्स या सर्विसेज बना रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी रहे कि जो काम आपको दिया गया है वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई नहीं। यू आर ओनली अकाउंटेबल फॉर द सेम, राइट। सो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इस जॉब में होंगे, दैट जॉब विल बी कंसिडर्ड एज एन एनरिच्ड जॉब। सो क्या होता है, ये जो जॉब एनरिचमेंट हम पढ़ रहे हैं इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स होते हैं। तो जब हम प्लस साइड देखते हैं, सो इट इज स्टेटेड दैट जॉब एनरिचमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड मोटिवेशन, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन लेवल एंड योर जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म, है ना। तो जहां पे भी जॉब्स एनरिच रहेंगी वहां पे लोगों का मोटिवेशन हाई रहेगा, वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको लगेगा दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन देयर वर्क, और वो लोग छुट्टी भी कम मारेंगे क्योंकि दे विल गोइंग टू एंजॉय डूइंग व्हाट दे आर गिवन टू डू, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो एडिशनल फीचर्स हैं विच गो इनटू द एनरिच जॉब, दे शुड आल्सो मीट सर्टेन साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द जॉब होल्डर। कैसे? कि जैसे जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उससे इसको रिलेट करना, फीडबैक, ऑटोनॉमी, स्किल वेराइटी, है ना, स्किल आइडेंटिटी, है ना, टास्क सिग्निफिकेंस। तो ये सारी चीजें आपकी जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हमें हमारी साइकोलॉजिकल नीड से लिंक करते आना चाहिए। अगर आपको आपके काम के बारे में फीडबैक मिलेगा, सो इसमें क्या साइकोलॉजिकल नीड आपकी फुलफिल हो रही है, दैट विल बी हैविंग द नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स, राइट। अगर आपको ऑटोनॉमी दी जा रही है, अगर आपको पावर दी जा रही है, तो आपकी कौन सी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होगी? द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको पावर क्यों दी गई है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानती है, और वो मानती है कि आप जो काम आपको दिया जाएगा आप पूरी निष्ठा से सही तरीके से उसे कंप्लीट करें, है ना। और इसमें जब ऑटोनॉमी मिली है तो आपका सेल्फ कंट्रोल भी आता है, दैट नीड इज ऑल्सो फुलफिल्ड, सेल्फ एस्टीम में बूस्ट अप होता है, दैट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल नीड विच इज मेट। फिर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, आइडेंटिटी, स्किल और वेराइटी। जब ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं तो हमारी कौन सी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होती है? वी फाइंड मीनिंग इन आवर वर्क, वी हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, वी गेट मोर वेराइटी ऑफ वर्क टू डू। तो ये जितनी भी 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, जब ये अचीव होती हैं तो हम आउटकम क्या निकल के आता है? जो भी हमने बात की, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन, low absenteeism and job involvement. So this is the outcome which any organization gets, right? So this plays a major role into it. हमेशा याद रखिएगा कि psychological needs जो है employees की, उनको satisfy करना बहुत जरूरी है. If they are satisfied, their psychological needs are satisfied, then you can get greater job outcomes, right? Now, the next point is it may be stated that work is an important part of one's life. Work related issues dominate one's behavior wherever he or she is. And job enrichment, which adds status to one's job, is naturally a strong, motivating, and satisfying factor in his or her life. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जनरली काम को एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा किसी के भी जीवन का माना जाता है। तो जो आपका वर्क रिलेटेड इश्यूज जो रहते हैं वो आपकी बिहेवियर को और आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हो, आपको अच्छी फीलिंग रहती है, आप बूस्टअप रहते हो। लेकिन आपकी वर्क लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है तो समवेयर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर ऑल्सो। सो वर्क रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट करते हैं वंस बिहेवियर, राइट। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जॉब एनरिचमेंट करके चीजों को सुधार करें और
स्टेटस ऐड करें किसी भी व्यक्ति की जॉब में, क्योंकि जब हम एक स्टेटस वाला फैक्टर ऐड करेंगे जॉब एनरिचमेंट के थ्रू, तो वो बहुत ही मोटिवेटिंग और सेटिस्फाइंग फैक्टर बन जाता है किसी भी लाइफ के लिए, right? Now, the fourth point is job enrichment efforts help stimulate improvement in other areas of the organization. Successful changes involving job enrichment effort suggest that HR managers can consider both work and workers as variables in developing a more effective organizations. राइट? सो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जॉब एनरिचमेंट एफर्ट्स हमें मदद करते हैं कि हम इंप्रूवमेंट लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? ओवरऑल इंप्रूवमेंट, वहां पे वर्क और वर्कर्स को एज अ वेरिएबल मानते हुए एचआर मैनेजर्स एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं जॉब एनरिचमेंट के थ्रू, राइट? क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की सारी जॉब्स को सही तरीके से एनरिच कर देंगे, सो वी कैन क्रिएट अ मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हर व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम से संतुष्ट होगा, अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होंगे जो कि उसे हेल्प करे टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, and this is how we can create more effective organizations. Right? Now, the fifth point is the concept of empowerment is a byproduct of job enrichment. So, empowering का मतलब क्या होता है? Passing on authority and responsibility. जब हम pass on कर देते हैं authority और responsibility को, that is empowering. So, empowerment occurs when power goes to employees who then experience a sense of ownership and control over their jobs. So, job enrichment demands delegation of accountability and hence the need for empowerment. So, empowerment का factor automatically आ जाता है job enrichment में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं job enrichment में? Controlling power दे रहे हैं लोगों को, है ना? We are giving them authority, we are giving them responsibility. तो उनको लगता है कि उनकी job उनके control में है, उनके हाथ में है और वो ज्यादा अच्छे से उसको perform कर सकते हैं, because we are delegating accountability here, ना? कि भाई only you will be responsible to perform this work now. ठीक है, तो इसी को हम empowerment कहते हैं. So many organizations like Titan Watches and Tata Information Systems, GE Plastics, and Philip, they are empowering their employees with this particular telling effect, right? So many organizations are following this job enrichment process. Now there are some cautions also about job enrichment. हमें क्या cautions हैं? क्योंकि ये जो जॉब एनरिचमेंट वाला जो टॉपिक है, दिस हैज बीन वेरी वेल पब्लिसाइज्ड इन recent years as a method of increasing workers' motivation. One can easily be misled by its possibilities also. So although job enrichment can cause increased employee motivation, there are some factors that should be considered. कुछ factors हमको consider करने की जरूरत होती है ये job workers motivation तो क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं. क्या कॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं.